घर लौटते हुए वो आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि उसके पीछे वाला पड़ोसी ज़ॉम्बी में बदल गया है। गनीमत रही कि पड़ोसी की नज़र कमज़ोर थी और उसने उसे देखा नहीं था। डर के मारे वो आदमी दीवार के पीछे छिप गया, आवाज़ करने से डरता रहा। पास आता हुआ ज़ॉम्बी उसके पास से गुजरा और वो आदमी मौके का फ़ायदा उठाकर वापस अंदर घुस गया। लेकिन दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने ज़ॉम्बी को आकर्षित किया, जो दरवाजे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए बेतहाशा चीखने लगे। कुछ ज़ॉम्बी, जिनमें अभी भी इंसानी यादें बची थीं, ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी की। डरा हुआ आदमी बस दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़े हुए था, ज़ॉम्बी के जाने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ दिन पहले ही जूनियो अपने कंप्यूटर पर एक गेम की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। तभी उसकी स्क्रीन पर प्रशंसकों के संदेशों की बाढ़ आ गई, जो उसे खबर देखने के लिए कह रहे थे। हालांकि उलझन में जूनियो ने अपनी स्ट्रीम रोक दी और उनके निर्देशों का पालन किया। हालांकि उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जैसे ही वो अपनी स्ट्रीम फिर से शुरू करने वाला था, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ये सभी संदेश शहर के कई हिस्सों में भड़क रहे दंगों की जरूरी सूचनाएं थीं। तभी दरवाजे के बाहर सिहरन भरी चीखें गूंज उठी और नीचे से तरह तरह की हलचल की आवाजें धीरे धीरे सुनाई देने लगी। जूनियो संदेह से भरा हुआ खिड़की की ओर गया, लेकिन नीचे का दृश्य देखकर वो तुरंत डर गया। लोग बेजान मक्खियों की तरह बेतहाशा भाग रहे थे, इतने घबराए हुए कि उन्होंने जो गिरा था उसे उठाने की भी जहमत नहीं उठाई, मानो कोई भयानक चीज जो सब कुछ निगल सकती है उनका पीछा कर रही हो। खून से लथपथ कुछ लोग अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, आते जाते लोगों को काट रहे थे, और ये भयानक घटना किसी महामारी की तरह तेजी से फैल रही थी। ऊपर खड़े जूनियो ने ये नारकीय दृश्य देखा। उसका जाना पहचाना घर पूरी तरह से नर्क में तब्दील हो चुका था। उसने बेचैनी से अपना फोन निकाला और अपने माता पिता को हालचाल पूछने के लिए मैसेज किया, लेकिन टाइप करने से पहले ही नीचे अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट की शॉकवेव ने उसका दिल दहला दिया। जब उसने नीचे देखा तो उसने एक माँ को हथियार पकड़े देखा, जो उस अफरा तफरी के बीच अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। लेकिन अगले ही पल लड़की का शरीर जोर जोर से ऐंठ गया और उसने बेकाबू होकर अपनी माँ को काट लिया, जिससे माँ जमीन पर गिर पड़ी और अपनी बेटी का निवाला बन गई। इससे पहले कि जूनियो इस भयावह दृश्य से उभर पाता, दरवाजे से और भी तेज चीखें आने लगी, मानो चीरफाड़ का दृश्य दालान में दोहराया जा रहा हो। वो दबे पांव झांकने के छेद तक गया और बाहर झांका, लेकिन दालान खाली था। वो अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और बाहर क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश करने लगा। तभी एक आदमी अचानक अंदर घुस आया, जिससे जूनियो इतना चौंक गया कि उसकी चीख निकल गई। हाफते हुए उस आदमी ने कहा कि वो जूनियो का पड़ोसी है, लेकिन जूनियो उस बिन बुलाए मेहमान को बाहर निकालने पर अड़ा रहा। वो आदमी दरवाजे की चौखट से कसकर चिपका हुआ था, उसकी आवाज़ कांप रही थी और वो कह रहा था कि बाहर सब पागल हो गए हैं, जो भी दिखता उसे काट रहे हैं। यहाँ तक कि उसके अपने भाई ने भी बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला कर दिया था। जूनियो के मन में सहानुभूति की एक झलक उभरी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसने दृढ़ता से उस आदमी को बाहर धकेल दिया। उस आदमी ने विनती करते हुए कहा कि उसे बस शौचालय जाना है और वो तुरंत चला जाएगा। जूनियो एक पल के लिए झिझका, फिर मान गया। तभी एक जरूरी खबर आई। देश के कई हिस्सों में एक अनजान वायरस फैल गया है। संक्रमित लोग बेहोश हो जाएंगे और रक्तहीन राक्षसों में बदल जाएंगे, जिन्हें आधिकारिक तौर पर ज़ॉम्बी कहा जाता है। ज़ॉम्बी द्वारा खरोचे जाने या काटे जाने से और भी उत्परिवर्तन हो सकते हैं। जूनियो का दिल धड़क उठा। बाथरूम में उस आदमी की बात याद करके कि उस पर उसके अपने भाई ने हमला किया है, वो तुरंत अलमारी की ओर दौड़ा, चाकू निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। उस आदमी ने बताया कि उसे संक्रमण नहीं है, लेकिन जूनियो ने देखा कि उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं और उसकी पुतलियां एकाग्र नहीं हो रही थीं। उत्परिवर्तन को आसन्न देखकर हाथ में चाकू लिए उसने तुरंत उसे वहां से चले जाने को कहा। उस आदमी ने आईने में देखा और आखिरकार सब कुछ समझ गया। उसकी आंखें निराशा से भर गई। अगले ही पल उसका शरीर बेकाबू होकर ऐंठने लगा, तेजी से बेहोश होकर पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गया। फिर उसने अपने दांत और पंजे दिखाते हुए जूनियो पर झपट्टा मारा। शुक्र है कि आखिरी पल में जूनियो ने उस आदमी को दरवाज़ा बाहर धकेल दिया और उसे जोर से बंद कर दिया। अब उसे वायरस की भयावहता का असली अंदाजा हो गया था। ज़ॉम्बी दरवाज़ा ना तोड़ पाए, इसके लिए उसने भारी फ्रिज को हटाकर दरवाजे पर बैरिकेड लगा दिया। लेकिन इस अनुभव ने उसे अब भी झकझोर कर रख दिया था। उसने अपने माता पिता का फोन करके पूछा कि क्या वे सुरक्षित हैं, लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं आया। घबराए हुए जूनियो को जगा कि उसके माता पिता मर गए हैं। शुक्र है उसकी माँ का एक संदेश आया जिसमें उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहा गया था। वे फिलहाल वापस नहीं आ सकते थे, यानी वे भी कहीं फंस गए थे। अपने परिवार की तस्वीरें देखकर जूनियो में अचानक जिंदा रहने की हिम्मत जाग उठी। बदकिस्मती से उसके पास ज्यादा खाना नहीं बचा था और अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। समय तेजी से बीतता गया और अगला दिन आ गया।
बाहर हो रहे शोरगुल से जूनियो की नींद खुल गई। दोनों न्यूज एंकर काफी खुलकर कह रहे थे कि देश का लगभग हर शहर तबाह हो गया है। जूनियो सोशल मीडिया पर मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसके जैसे अनगिनत लोग ऑनलाइन फंसे हुए थे। कुछ तो इस स्थिति का फायदा उठाकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर रहे थे और दर्शक बटोर रहे थे। जूनियो जानता था कि बचाव का इंतजार करना व्यवहारिक नहीं था। जिंदा रहने के लिए उसे खुद पर निर्भर रहना होगा। अचानक उसे याद आया कि उसके घर पर एक ड्रोन है और वो उससे बाहर की स्थिति का जायजा लेना चाहता था। उसने अपना फोन ड्रोन से जोड़ा और इस छोटी सी उम्मीद को नियंत्रित करते हुए उसे खिड़की से बाहर उड़ा दिया। लेकिन उसके सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। मोहल्ले के लगभग सभी निवासी ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। एक भी जिंदा नहीं बचा था। मरने से बेहतर है एक दयनीय जिंदगी जीना। जूनियो ने बैटल रॉयल गेम खेलने का फैसला किया, लेकिन उतरते ही उसे सर्वर से बाहर कर दिया गया। शायद इसलिए क्योंकि ज़ॉम्बी ने पब्लिक हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया था। खेल ना कर पाने की वजह से उसने सोने का फैसला किया। जूनियो सुबह तक सोता रहा, जब तक कि उसे बाहर फिर से शोर सुनाई नहीं दिया। वो देखने के लिए खिड़की के पास गया और एक गोली उसके पास से गुजर गई। पता चला कि नीचे एक पुलिस वाली ज़ॉम्बी से खूनी जंग लड़ रही थी, लेकिन गोलियों की आवाज़ ने और ज़ॉम्बी को भी उसका पीछा करने के लिए आकर्षित कर लिया और उसके पास जल्दी ही गोला बारूद खत्म हो गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़े। पुलिस वाली ने जी तोड़ संघर्ष किया, लेकिन चारों तरफ से हमला हो गया। ज़ॉम्बी के झुंड के आगे वो कुछ नहीं थी। कई ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ाए, उसे जकड़ लिया और नोचने लगे। जूनियो ऊपर से ही नज़ारा देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर मरती हुई पुलिस वाली को ज़ॉम्बी घसीट कर ले गए, जो उसे अंधेरे में खा जाने की योजना बना रहे थे। जूनियो अब और शांत नहीं बैठ सका। उसने खिड़की खोली और ज़ॉम्बी पर दहाड़ा, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। वो न सिर्फ पुलिस वाली को बचाने में नाकाम रहा, बल्कि खुद भी मुसीबत में पड़ गया। जूनियो की तेज चीखों ने दरवाजे के बाहर मौजूद ज़ॉम्बी को तुरंत हिला दिया। ये नज़ारा देखकर जूनियो डर गया और उसने आत्मरक्षा के लिए तुरंत अपना हथियार निकाल लिया। सौभाग्य से दरवाजे के पास रखे रेफ्रिजरेटर ने उन्हें कुछ देर के लिए रोक दिया और उसने जल्दी से अपने शरीर को उससे सटा लिया। लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर थे और वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका। ये देखकर कि ज़ॉम्बी ज़बरदस्ती अंदर घुसने वाले, जूनियो ने पूरी ताकत से उन्हें अपने साथ नीचे गिराने का फैसला किया। जल्दी ही ज़ॉम्बी उसकी ओर झपटा और जूनियो ने मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से नीचे झुक गया, जिससे ज़ॉम्बी अपना निशाना चूक गया और इमारत से नीचे गिर गया। हालांकि वो बाल-बाल बच गया, लेकिन उसने पलटकर देखा कि जिस पुलिस वाली से उसने पहले बात की थी वो ज़ॉम्बी में बदल गई थी और नीचे बेतरतीब घूम रही थी। जब ज़ॉम्बी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने रेफ्रिजरेटर में बचा हुआ सारा खाना ज़मीन पर गिरा दिया, जिससे जूनियो के पास कुछ नहीं बचा। हताश, जूनियो को पहली बार लगा कि उसके बचने की संभावना इतनी कम है। ज़ॉम्बी उसे फिर से ना पा सके, इसके लिए उसने खिड़कियों को टेप और अखबारों से कसकर बंद कर दिया। जब वो भूख को और बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने भूख मिटाने के लिए अपने पिता के जहरीले शराब के भंडार से कुछ शराब निकाल ली। लेकिन दोपहर में एक और बुरी खबर आई कि सेना अब ज़ॉम्बी के जाल में फंस चुकी है और बचाव अभियान शुरू करने में असमर्थ है, जबकि ज़ॉम्बी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी टीवी पर एक रमेन का विज्ञापन आया। स्क्रीन पर भाप से भरे रेमन को देखकर जूनियो को मुश्किल से निगलने में तकलीफ हुई। बेहद भूख से व्याकुल उसके पास अपने आखिरी इंस्टेंट नूडल्स खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं था। नूडल्स का स्वाद खास तौर पर लाजवाब था, जिससे वो कुछ देर के लिए सर्वनाश की परेशानियों को भूल गया। अचानक उसने गलती से अपनी पानी की बोतल गिरा दी। पहले तो उसने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब उसे पानी पीने की इच्छा हुई तो उसने पाया कि नल काम नहीं कर रहा था। मेज पर बिखरे कीमती पानी को देखकर जूनियो के पास खुद को नीचे बैठकर उसे थोड़ा थोड़ा करके चाटने के अलावा कोई चारा नहीं था। 2 कष्टदायक दिनों के बाद बाहर ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन जूनियो ने बाहर निकलने के बजाय भूखा रहना बेहतर समझा। जैसे जैसे उसके बचने की संभावना कम होती गई, जूनियो और भी ज्यादा निराश होता गया और उसने खूब शराब पी और चीजें तोड़ फोड़ दी। ये हालत ज्यादा देर तक नहीं रही। उसने अपनी आखिरी घूंट शराब पी ली और अब वो नशे में भी नहीं रहा। जैसे ही जूनियो निराशा में डूब रहा था, उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, लेकिन सिग्नल इतना कमजोर था कि वो बज नहीं सका। अपनी आखिरी उम्मीद पर अड़ा, उसने रेलिंग फांदकर एक बेकाबू जुआ खेला। लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वो आवाज उसकी माँ की चीखें थी, जिन्हें ज़ॉम्बी चीर रहे थे। उसी समय नीचे मौजूद ज़ॉम्बी ऊपर देख रहे थे, उसे खतरनाक नजरों से घूर रहे थे। फोन पर अपनी माँ की चीखें सुनकर उसका दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके अपनों की हत्या कर दी गई है, और उसने गुस्से में अंदर की चीजें तोड़ फोड़ दी, लेकिन किसी भी तरह की भड़ास उसकी नफरत को कम नहीं कर सकी। आखिरकार उसने अपना हथियार उठाया और बाहर निकल गया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, ज़ॉम्बी को मारकर अपनी माँ का बदला लेना, यहाँ तक कि उनके साथ मरने को भी तैयार। वो दालान में जोर जोर से दहाड़ रहा था, सभी ज़ॉम्बी को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी दालान पूरी तरह से शांत था। उसने सीढ़ियों से नीचे की ओर देखने का फैसला किया और जल्दी ही उसे वो ज़ॉम्बी दिखाई दिया जो पहले उसके घर में घुस आया था। वो ज़ॉम्बी उसकी ओर तेजी से बढ़ा और उसी समय जूनियो के पीछे से ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड उमड़ पड़ा। ये नज़ारा देखकर जूनियो घबरा गया, उसकी सारी हिम्मत पल भर में गायब हो गई।
हालांकि लगभग हर रास्ता ज़ॉम्बी ने रोक रखा था। हताश होकर उसने एलिवेटर का बटन दबाया और जैसे ही ज़ॉम्बी उस पर झपटने ही वाले के एलिवेटर के दरवाजे आखिरकार खुल गए। लेकिन एलिवेटर भी ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। शुक्र है कि ज़ॉम्बी के बाहर न भाग पाने का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पास में मलबे के ढेर में छिप गया। काफी जद्दोजहद के बाद वो किसी तरह अपने घर सुरक्षित वापस लौट आया। ज़ॉम्बी दहाड़ रहे थे और दरवाजे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। जूनियो बस दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़े हुआ था। उसे कोई आवाज निकालने का डर था। उस रात अचानक पूरे शहर में विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। गैस पाइप और बिजली के सर्किट खराब हो गए, जिससे जूनियो का घर अंधेरे में डूब गया। कोई बचाव दल नजर नहीं आ रहा था, ना ही खाना पानी। जूनियो पूरी तरह से निराश हो गया। उसने सोचा कि ज़ॉम्बी के द्वारा खाए जाने या भूख से मरने से बेहतर है कि वो सब कुछ खत्म कर दे। उसने एक बिजली का तार पकड़ा, सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार था। तभी एक इंफ्रारेड किरण उसके चेहरे पर आकर पड़ी। जूनियो अचानक वास्तविकता में वापस आया और रोशनी की दिशा में देखा तो सामने वाली इमारत की खिड़की में एक आकृति दिखाई दी। बची हुई लड़की एक खूबसूरत लड़की थी। इतने लंबे समय में जूनियो ने पहली बार किसी सामान्य इंसान को देखा था। उत्साहित होकर उसने बार बार उसकी ओर हाथ हिलाया। लड़की ने दूसरी तरफ से जवाब दिया और अगली सुबह 7 बजे का इशारा किया, जिसका मतलब था कि वो उससे तब संपर्क करेगी। लड़की का रूप एक प्रकाश की किरण की तरह था, जिसने जूनियो को आशा दी। उसका नाम जियाओमी था और जूनियो की तरह वो भी वायरस के प्रकोप के दौरान घर पर अकेले जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि जियाओमी को उससे ज्यादा जिंदा रहने का अनुभव था, फिर भी वो एक लड़की थी और हर दिन वो बेचैन रहती थी। दरवाजे पर किसी भी हलचल पर ध्यान से सुनती रहती थी, इस डर से कि कहीं कोई ज़ॉम्बी अचानक अंदर न घुस आए। अगले दिन जूनियो उठा, अपना फ़ोन चेक किया और देखा कि 11 बज चुके थे। उसने जल्दी से खिड़की खोली और सड़क के उस पार देखा, लेकिन उसे वो लड़की नजर नहीं आई। वो अपना वादा ना निभाने के लिए बस खुद को ही दोषी मान रहा था। उसे क्या पता था कि जियाओमी दूरबीन से आसपास का नज़ारा देख रही थी, और जब उसे यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तभी उसने धीरे से खिड़की खोली। जूनियो ने उसे देखा और तुरंत अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर मेरा नाम जूनियो है टाइप किया। जियाओमी ने भी अपना टैबलेट निकाला और उस पर मेरा नाम जियाओमी है लिख दिया। जूनियो मन ही मन यही दोहराता रहा। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक जियाओमी के दरवाजे में घुस आया, लेकिन गलती से उसके बिछाए जाल में फंस गया। जियाओमी ने अपना हथियार निकाला और उस ज़ॉम्बी को मार गिराया। रात हो गई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जूनियो ने जल्दी से अलग अलग आकार के बर्तन निकाले और उन्हें पानी इकट्ठा करने के लिए खिड़की के पास रख दिया, जैसे आखिरकार उनकी पानी की कमी की समस्या हल हो गई। एक और दिन बीत गया और जूनियो बहुत लंबे समय तक बिना खाए रहने के कारण चक्कर और हल्कापन महसूस करने लगा। सिर्फ पानी पीना ही काफ़ी नहीं था। ये देखकर शाओमी बहुत चिंतित हुई, लेकिन जूनियो उससे खाना मांगने में बहुत शर्मिंदा था, इसलिए उसने खुद को ठीक दिखाने का नाटक करते हुए जोर से हाथ हिलाया। शाओमी ने उसकी परेशानी समझी और तुरंत एक रस्सी ढूंढी, उसमें एक बेसबॉल बांधा और खाना पहुंचाने के लिए उसे जूनियो के घर फेंकने की कोशिश की। लेकिन दोनों इमारतों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी और पूरी ताकत लगाने के बाद भी बेसबॉल नीचे जमीन पर गिर गया। दोनों ने गिरे हुए बेसबॉल को कुछ शर्मिंदगी से देखा। शुक्र है जूनियो को अपना ड्रोन याद आ गया और उसने उसे शाओमी की खिड़की तक तेजी से पहुंचाया। शाओमी हैरान रह गया और फिर रस्सी बांधने में उसकी मदद की, लेकिन जब जूनियो ने ड्रोन वापस लिया तो उसने पाया कि उसकी बची हुई बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी। रस्सी को अपनी खिड़की पर बांधने के बाद शाओमी ने बिना कुछ कहे तुरंत खाना लाकर रख दिया। जूनियो ये नज़ारा देखकर बहुत खुश हुआ और खिड़की से शाओमी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने जल्दी से उसे नीचे देखने के लिए इशारा किया। शाओमी ने नीचे देखा और उसे एहसास हुआ कि वो बेसबॉल फेंकने वाली रस्सी लाना भूल गई थी। उसका एक सिरा नीचे एक ज़ॉम्बी ने पहले ही पकड़ रखा था। ज़ॉम्बी ने ऊपर देखा और खिड़की के पास शाओमी को देखा। जैसे ही उसने धीरे से रस्सी खींची, दूसरे सिरे पर बंधी मेज़ भी घसीटने लगी। शाओमी ने रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी ने जोर से खींचा और शाओमी उसे बचा नहीं सका, बेहोश होकर गिर पड़ा। ज़ॉम्बी ने अपने पिछले जीवन के चढ़ाई कौशल का इस्तेमाल करते हुए रस्सी पर चढ़ गया। अगर शाओमी जल्दी नहीं जागी तो ज़ॉम्बी के ऊपर पहुंचते ही उसे ज़रूर निगल लिया जाएगा। जूनियो बेचैन था। ज़मीन पर पड़ी एक खाली शराब की बोतल देखकर उसने तुरंत उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, ज़ॉम्बी का ध्यान खींचने की उम्मीद में। लेकिन ज़ॉम्बी को कोई कामयाबी नहीं मिली और वो चढ़ता ही रहा। जूनियो के पास ज़ॉम्बी को परेशान करने के लिए फिर से ड्रोन का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ज़ॉम्बी थोड़ी देर बाद रुक गया, लेकिन एक हल्के से थपकी ने ड्रोन को आसानी से नीचे गिरा दिया। इतना सब कुछ करने के बाद उसने जूनियो को देखकर मुस्कुराया भी। जूनियो ये देख रहा था, उसकी हथेलियां चिंता से पसीने से तर थीं। हालांकि जैसे ही ज़ॉम्बी खिड़की से चढ़ने ही वाला था, शाओमी जो अभी अभी उठा था, एक कुल्हाड़ी उठाई और उसे जोर से काट डाला, जिससे वो तुरंत मर गया। शाओमी ने अपने कपड़े उठाए, अपने शरीर पर चोटों के निशान देखे, लेकिन वो बस दांत पीसकर दर्द सह सकती थी। हालांकि अब वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो सकते थे, लेकिन उनका बचा हुआ खाना ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था।
जिंदा रहने के लिए उन्हें खाने की तलाश में बाहर निकलने का जोखिम उठाना पड़ा। उस रात जुन्नू ने कपड़े का एक मोटा टुकड़ा ढूंढा और उसे अपने जूतों पर सिल दिया ताकि चलते समय उनमें से आवाज न आए। गलियारे में कोई ज़ॉम्बी न होने की पुष्टि करने के बाद वो धीरे धीरे बाहर चला गया। अपनी याददाश्त का पीछा करते हुए वो कोने में गया और जल्दी उसे वे 2 लाशें दिखाई दीं जो उसने पहले देखी थीं। जुन्यू ने अपनी मतली को दबाते हुए नीचे उकड़ू बैठकर इधर-उधर टटोला। आखिरकार उसे चाबियों का एक गुच्छा मिल गया। इससे भी बुरी बात ये थी कि पास में ही एक ज़ॉम्बी गश्त लगा रहा था। ज़ॉम्बी के चले जाने के बाद जुन्यू ने अपने पड़ोसी का दरवाज़ा खोला और अंदर गया। उसने देखा कि घर पूरी तरह से अस्त-व्यस्त था, लेकिन बिस्तर पर कोई इंसान लेटा हुआ था। लापरवाही बरतने की हिम्मत न करते हुए जुन्यू ने एक जूता उठाया और बिस्तर पर फेंक दिया। ये देखकर कि वो एक लाश थी, वो निश्चिंत हो गया। हालांकि स्पष्ट था कि वहां पहले भी ज़ॉम्बी रहे होंगे। जब उसने रेफ्रिजरेटर खोला तो एक तीखी सड़ी हुई गंध आई। सौभाग्य से अंदर अभी भी खाने के कुछ सीलबंद डिब्बे थे जो खराब नहीं हुए थे। फिर उसने हिम्मत जुटाई और बेडसाइड टेबल से हेडफोन उठाकर बेडरूम में गया। उसने अलमारी पर खाने के कई डिब्बे रखे देखे। वो इतना उत्साहित था कि लगभग जोर से चिल्ला पड़ा और पहनने के लिए एक मोटा कोट उठाया। तभी उसकी नज़र एक वॉकी टॉकी पर पड़ी। इससे वो सीधे श्याओमी से बात कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने वाला था, जैसे ही वो आया था, बिस्तर पर पड़ी लाश को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। वो जैसे ही स्तब्ध हुआ, अलमारी से एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर झपटा। जुन्नू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, खुद को बचाने के लिए बिस्तर से लाश को उठाया और बिना रुके दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। ज़ॉम्बी को लगातार अपना पीछा करते देख उसने दरवाजे की चौखट से लटकी एक लोहे की छड़ पकड़ी। आखिरकार ज़ॉम्बी को झटक दिया और फिर जितनी तेजी से हो सका घर की ओर भागा। घर वापस आकर उसने अपना डिब्बा बंद खाना बड़े चाव से खाया। फिर बचा हुआ खाना और वॉकी टॉकी एक बैग में भरकर श्याओमी के पास ले गया। अगले दिन जुन्नू की नींद एक भिनभिनाहट की आवाज से खुली। अंदर से श्याओमी की मीठी आवाज आई। जुन्नू बहुत खुश हुआ और दोनों प्रलय से पहले के जीवन के बारे में बातें करने लगे। जुन्नू ने कहा कि उसे ड्रोन के साथ खेलने में आनंद आता था और श्याओमी ने कहा दोनों को खाना बनाना बहुत पसंद था। 2 लोग जिनका पहले कोई संपर्क नहीं था, वॉकी टॉकी की वजह से मानो बिछड़े हुए दोस्त बन गए। यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए प्यार भी बढ़ने लगा और वो इसे बंद करने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। ज़ॉम्बी फिर से उत्पात मचाने लगे। मानो किसी बात से उकसाए गए हों, वे बेतहाशा इमारत में घुस आए। जुन्नू और श्याओमी बस चुपचाप लेते रहे, बेबस होकर ज़ॉम्बी को दरवाजे से भागते हुए देखते रहे। श्याओमी घबरा गई और उसने आत्मरक्षा के लिए अपने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन गलती से बगल में रखी एक शेल्फ से टकरा गई, जिससे एक तेज चुभने वाली आवाज हुई। पल भर में दूर जा चुके ज़ॉम्बी को कुछ गड़बड़ का आभास हो गया और वे आवाज के स्रोत की ओर झुंड में दौड़ने लगे। श्याओमी डर के मारे जम गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़ॉम्बी उसे अंदर जरूर ढूंढ लेंगे। इस नाजुक घड़ी में जुन्नू ने उसका अपार्टमेंट नंबर मांगा। अगले ही पल जुन्नू ने बगल वाले घर का नंबर डायल किया। रिंगटोन सुनकर ज़ॉम्बी तुरंत पड़ोसी के अपार्टमेंट की ओर भागे। श्याओमी बाल-बाल बच गई। इस घटना के बाद दोनों को एहसास हुआ कि अब कोई खतरा नहीं है और उन्हें जल्द से जल्द किसी ज़ॉम्बी मुक्त जगह पर पहुंचना चाहिए। श्याओमी ने देखा कि जुन्नू की ऊपर वाली मंजिल पर कोई ज़ॉम्बी नहीं है, इसलिए दोनों ने जल्दी से अपना सामान इकट्ठा किया। श्याओमी ने अपने चारों ओर एक रस्सी कसकर बांध ली और खिड़की से बाहर जुन्नू की इमारत में कूदने का इरादा किया। एक गहरी सांस लेने के बाद वो नीचे कूद गई। उसकी चाल तेज और फुर्तीली थी और वो निचली मंजिल पर दौड़ रही थी। ऊपर से देख रही जुन्नू पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। हालांकि नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। अपनी कुशलता के बावजूद श्याओमी धीरे धीरे थक गई और जल्द ही एक ज़ॉम्बी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक ही बार में 2 ज़ॉम्बी को मार गिराया। उस नाजुक मौके पर जमीन पर एक पिस्तौल पड़ी थी, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाती, एक ज़ॉम्बी बगल से झपटा। जैसे ही त्रासदी खुद को दोहराने वाली थी, अचानक एक छड़ी ज़ॉम्बी पर लगी और वो एक तरफ उड़ गया। श्याओमी ने ऊपर देखा और देखा कि जुन्नू एक छड़ी लेकर उसकी मदद के लिए दौड़ा आ रहा है। दोनों ने मिलकर काम बखूबी किया, लेकिन जैसे जैसे ज़ॉम्बी अंदर आते गए, वे धीरे धीरे अभिभूत होते गए। जुन्नू ने श्याओमी को जल्दी से पास की एक इमारत में खींच लिया, कांच का दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट की ओर दौड़ा। हालांकि कुछ ही देर बाद दरवाजे में दरारें दिखाई देने लगी। हताशा में लिफ्ट आखिरकार खुली और उन्होंने आखिरी क्षण में दरवाज़ा बंद कर दिया, इससे पहले कि ज़ॉम्बी कांच तोड़ दे। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ी और दोनों की सांस फूलने लगी।
बेशक ये मंजिल शांत थी और आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से सभी कमरों के दरवाजे बंद थे। जूनियो ने कई दरवाजों के हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन वे खुल नहीं पाए। एक पल बाद दालान से अचानक एक ज़ॉम्बी की दहाड़ सुनाई दी, जिससे साफ जाहिर था कि किसी ने उन्हें देख लिया है। कुछ ही सेकंड में पूरा ज़ॉम्बी झुंड वहां पहुंच गया और दोनों तुरंत फंस गए। जूनियो ने खुद को बचाने के लिए जल्दी से पास की सुरक्षा ग्रिल को तोड़ दिया, लेकिन वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। जूनियो जमीन पर पड़े एक ज़ॉम्बी से टकराकर गिर पड़ा और श्याओमी को बचाने के लिए बेतहाशा लाठी लहराने लगा। हताशा के एक पल में श्याओमी ने आखिरकार एक दरवाज़ा खोला और अंदर मौजूद व्यक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। इस बीच जूनियो अभी भी बाहर ज़ॉम्बी से लड़ रहा था कि तभी एक धुएं का ग्रेनेड उसके पैरों की ओर आया और एक नकाबपोश आदमी ने उसे जल्दी आने के लिए चिल्लाया। जूनियो तुरंत उठा और उस आदमी के पीछे कमरे में चला गया। सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद नकाबपोश आदमी ने अपनी टोपी और नकाब उतार दिया। वो 50 साल का लग रहा था। हालांकि दोनों उससे सावधान थे और जब उसने उन्हें पानी दिया तब भी मना कर दिया। ये देखने के बाद कि उसने बिना किसी दुष्प्रभाव के खुद पानी पी लिया, शाओमी ने उसकी पेशकश स्वीकार कर ली। फिर उस आदमी ने बांटने के लिए खाने के कई डिब्बे निकाले। भूख से व्याकुल दोनों ने उन्हें खाना शुरू कर दिया। उस आदमी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि धीरे धीरे खाओ, क्योंकि उसके पास सरकारी सहायता आने तक खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। ये सुनकर दोनों इतने भावुक हो गए कि लगभग रो पड़े। देश ने आखिरकार उन्हें नहीं छोड़ा था और उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। हालांकि उनकी खुशी 3 सेकंड से भी कम समय तक रही। तभी श्यामी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि मेज बच्चों के सामान से भरी हुई थी और पास में एक पारिवारिक तस्वीर टंगी थी। जाहिर है वो अकेला नहीं था। फिर जूनियो अचानक बेहोश हो गई और एक पल बाद श्यामी भी बेहोश हो गई। पता चला कि चाचा ने खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था। फिर उन्होंने जूनियो के हाथ कस कर बांध दिए। चाचा श्यामी को घसीटकर अंदर वाले कमरे में ले गए। स्तब्ध अवस्था में उसने देखा कि वो एक शयन कक्ष था। उसे बांधने के बाद चाचा मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक अजीब सी रस्सी खींची, जिसका दूसरा सिरा एक मादा ज़ॉम्बी से बंधा था। वो मादा ज़ॉम्बी असल में चाचा की पत्नी थी, लेकिन ज़ॉम्बी बनने के बाद भी चाचा उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, यहाँ तक कि उसे खिलाने के लिए जिंदा बचे लोगों का शिकार भी किया। जैसे ही चाचा ने रस्सी ढीली की, ज़ॉम्बी ने तुरंत श्यामी पर झपट्टा मारा और उसने मदद के लिए कितनी भी जोर से पुकार लगाई, कोई जवाब नहीं आया। तभी एक आवाज ने चाचा को पुकारा। चाचा घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जूनियो इतनी जल्दी जाग जाएगा। जूनियो ने उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया और श्यामी को तुरंत बचाने की मांग की, लेकिन कमरे में अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। ये देखकर चाचा के पास धीरे से दरवाजा खोलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जैसे ही उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना सन्नाटा क्यों है, उनकी पत्नी अचानक उन पर झपटी। पता चला कि श्यामी मरी नहीं थी, बल्कि चाचा आखिरकार प्यार के आगे झुक गए थे। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, अपनी पत्नी के खुले मुंह पर मरने को तैयार थे। उनके सामने का दृश्य जूनियो और श्याओमी के लिए असहनीय था, इसलिए उन्होंने ट्रिगर दबा दिया, जिससे चाचा और महिला ज़ॉम्बी की जान चली गई। लेकिन गोली की आवाज़ बहुत तेज थी, जिससे बाहर ज़ॉम्बी का झुंड सतर्क हो गया, जो ज्वार की तरह इमारत में घुस आया। अंदर दोनों निराशा से भर गए। ये जानते हुए कि बिना रक्षा के वे देर सवेर मर जाएंगे, उन्होंने नासमझ ज़ॉम्बी बनने के बजाय आत्महत्या का रास्ता चुना। श्यामी ने बंदूक जूनियो को थमा दी, उम्मीद करते हुए कि वो उसे आसानी से जाने देगा। लेकिन जूनियो उस लड़की को कैसे मार सकता था जिसने उसकी जान बचाई थी, और साथ समय बिताने के बाद वो भी उससे प्यार करने लगी थी। जूनियो असमंजस में था। तभी अचानक बाहर से हवाई जहाज़ों की गर्जना सुनाई दी। दोनों खिड़की की ओर दौड़े और देखा कि एक सैन्य हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आ गया है। उनकी निराशा फिर से भड़क उठी, लेकिन बचने के लिए उन्हें छत पर ही पहुंचना था। खुद को तैयार करने के बाद दोनों गलियारे से गुजरे, लेकिन कोने पर ज़ॉम्बी के एक झुंड से उनका सामना हुआ। वे बेतहाशा सीढ़ियां चढ़े, लेकिन थके होने के कारण वे ज़ॉम्बी से आगे नहीं भाग सके। जूनियो उन्हें रोकने के लिए रुक गया, श्याओमी की ओर मुड़ा और उसे भागने के लिए कहा। श्याओमी हालांकि उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, फिर भी दांत पीसते हुए छत की ओर भागी, क्योंकि ज़ॉम्बी पास आ रहे थे। दुर्भाग्य से रक्षा विमान पहले ही उड़ चुका था और वे अपना मौका चूक गए। जूनियो भी ज़ॉम्बी से बचकर उनसे मिलने के लिए छत पर पहुंचा। खाली आसमान को देखकर वो तुरंत टूट गया और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन केवल हवा ने ही उसका जवाब दिया। उसी समय छत का दरवाज़ा ज़ॉम्बी ने तोड़ दिया और दोनों किनारे की ओर पीछे हट गए, जिसके नीचे एक ऐसी खाई थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी और उनके सामने अनगिनत ज़ॉम्बी थे।
हार मानने को तैयार न होते हुए जूनियो ने ज़ॉम्बी को रोकने के लिए गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गोलियां जल्दी ही खत्म हो गई। जैसे जैसे ज़ॉम्बी और करीब आते गए, दोनों को लगा जैसे वे अपने अंतिम क्षणों का सामना कर रहे हैं। तभी पीछे से एक गगनभेदी गर्जना हुई और एक हेलीकॉप्टर किसी दैवीय हस्तक्षेप की तरह प्रकट हुआ। गैटलिंग तोप की गोलाबारी में पीछा कर रहे ज़ॉम्बी एक-एक करके गिरते गए। उनकी मदद से दोनों हेलीकॉप्टर में सवार हुए और आखिरकार इस खतरनाक जगह से बच निकले। सूरज डूबने पर दोनों हेलीकॉप्टर में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। बस इतना ही कह सकते थे, आप दोनों का वैवाहिक जीवन लंबा और खुशहाल हो और